हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना NILET प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन सीरीज़। हम कर रहे थे क्वेश्चंस STA 2017 का। अभी तक हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, और किसी ने नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकता है। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? अ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो किस टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, देखिए एक छोटा सा डायग्राम है। इस मान लीजिए टाइप 3 किसको एक्सेप्ट करता है? टाइप 3 जो लैंग्वेज होती है उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, और कौन इसे एक्सेप्ट करता है? उसे एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर दूसरी लैंग्वेज कौन सी होती है? दूसरी लैंग्वेज आपकी टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 लैंग्वेज। टाइप 2 लैंग्वेज कैसी होती है? टाइप 2 लैंग्वेज होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इसे कहते हैं टाइप 2 लैंग्वेज। और इसे कौन एक्सेप्ट करता है? इसे एक्सेप्ट करता है हमारा पुश डाउन PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, और उसके बाद कौन सी लैंग्वेज होती है? उसके बाद लैंग्वेज होती है हमारी CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 लैंग्वेज। ठीक है, और इसको कौन एक्सेप्ट करता है? इसको एक्सेप्ट करता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। कौन करता है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, फिर आती है एक लैंग्वेज टाइप 0। ठीक है, फिर एक लैंग्वेज आती है टाइप 0। उसे कौन एक्सेप्ट करता है? उसे एक्सेप्ट करता है हमारा ट्यूरिंग मशीन। हाँ, और उस ग्रामर को क्या कहते हैं? टाइप 0 ग्रामर को, टाइप 0 ग्रामर या लैंग्वेज को कहते हैं रिकर्सिव, रेगुलर नहीं, रिकर्सिव लैंग्वेज या रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज। और उसे कौन एक्सेप्ट करता है? उसे एक्सेप्ट करता है हमारा ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन। ओके, आया समझ में? ये आपका मशीन बता रहा है, ये आपका टाइप बता रहा है, और ये आपकी लैंग्वेज बता रहे हैं। ठीक है, आया समझ में आपके? चलिए, तो इस हिसाब से अब हमारा आंसर क्या होगा? फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा कौन है? ये है बीच वाला। और कौन सी टाइप है उसकी? टाइप 3 है, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 होगा आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 92, विच नेटवेयर प्रोटोकॉल, नेटवेयर एक प्रोटोकॉल है, प्रोवाइड्स लिंक स्टेट राउटिंग। कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल जो है जो प्रोवाइड करता है क्या? लिंक स्टेट राउटिंग। NLSP, RAP, SAP, SAP, NCP। तो नेटवेयर लिंक सर्विस प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है लिंक स्टेट राउटिंग। ओके, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोवाइड करता है आपका नेटवर्क लिंक सर्विस प्रोटोकॉल, यानी कि NLSP क्या प्रोवाइड करता है? लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है? मान लीजिए ये छोटे राउटर हैं। ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्या है ये। जितने भी राउटर हैं, अपनी जो लोकल इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने नेबर्स को क्या करेंगे? फ्लडिंग एल्गोरिदम का यूज़ करके अपना क्या करेंगे? नेटवर्क इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। हाँ, ये इसको पास कर देगा, ये इसको पास कर देगा, ये इसको पास कर देगा, ये इनको पास कर देगा, ये इनको पास कर देगा, ये इनको पास कर देगा। ठीक है, फ्लोटिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ये लोग करते हैं अपना काम। ठीक है, तो इस टाइप की जो एल्गोरिदम होता है, इस टाइप का जो राउटिंग एल्गोरिदम होता है, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होती है, एक होती है आपकी लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है? एक डायनामिक एल्गोरिदम का यूज़ करती है। डायनामिक एल्गोरिदम होती है जो क्या करती है? अपने अगल बगल के नेबर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। और किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? डाईसेक्ट्रा एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। डाईसेक्ट्रा, ठीक है, एल्गो का इस्तेमाल करती है। डायनामिक होती है। ठीक है, डायनामिक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, और आपका क्या करती है? नेबर्स में शेयर करती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेबर्स में इंफॉर्मेशन शेयर करती है।
तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है नेटवेयर लिंक स्टेट लिंक सर्विस प्रोटोकॉल, NLSPL, NLSP। ठीक है। और रिप क्या होता है? रिप जो होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज़ होता है। ठीक है। NSP क्या होता है? नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल को कहते हैं, नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल को कहते हैं, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन और एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो और सैप के बारे में भी जान लीजिए, सर्विस एडवर्टाइजमेंट प्रोटोकॉल, सर्विस एडवर्टाइजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये क्या करता है? एडवर्टाइज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है। तो आपका आंसर होगा नेटवेयर लिंक सर्विस प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्या इस्तेमाल करता है? आपका इस्तेमाल करता है लिंक स्टेट राउटिंग। चलिए नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? विच लेयर कनेक्ट्स द नेटवर्क लेयर, सपोर्ट लेयर एंड यूज़र सपोर्ट लेयर? कौन सा नेटवर्क की लेयर है जो कि द नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूज़र सपोर्ट लेयर को क्या करती है? कनेक्ट करती है। ठीक है। देखिए 7 लेयर्स होते हैं हमारे। ठीक है। कौन कौन सा होता है? फिजिकल लेयर होता है PL, फिर क्या होता है? डेटा लिंक लेयर होता है, फिर क्या होता है? आपका नेटवर्क लेयर होता है, फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर क्या होता है आपका? फिर होता है आपका सेशन लेयर, फिर क्या होता है आपका? प्रेजेंटेशन लेयर, फिर क्या होता है आपका? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। फिर क्या होता है आपका? एप्लीकेशन लेयर। अब नेटवर्क लेयर से फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर से सेशन लेयर, ये जो लेयर होते हैं ये इनको कहते हैं हम लोग यूज़र सपोर्टिंग या सपोर्ट लेयर। ठीक है। और ये क्या होता है? ये इसे कहते हैं हम लोग नेटवर्क, इस वाले पोर्शन को कहते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका ऑप्शन A। ठीक है। और इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, इसमें भी ऑप्शन होगा A। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? प्रोसेस इज़ इन रेडी स्टेट। प्रोसेस क्या है? एक रेडी स्टेट में है। ओके, ठीक है। देखिए न्यू क्या होता है? मैं ड्राइंग वो बना रहा हूँ, प्रोसेस स्टेट डायग्राम है ये आपका। न्यू से कोई भी प्रोग्राम होता है, ये अभी सेकेंडरी मेमोरी है। न्यू से कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब एग्जीक्यूशन में डालते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? रैम में चला जाता है। ठीक है। रेडी क्यू क्या है? रैम में है। ओके। अब ये आगे फिर जाता है किस में? प्रोसेस होने के लिए जाता है। ठीक है। प्रोसेस होने के लिए जाता है, ये प्रोसेसर के पास है। और उसके बाद जब प्रोसेस हो जाता है तो क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। टर्मिनेट हो जाता है। अच्छा, इन प्रोसेस के बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कहाँ चला जाता है? ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्लॉक स्टेट में सही चला जाता है, और सही हो जाता है तो फिर वो चला जाता है रेडी क्यू में। ठीक है। आया समझ में यहाँ पे? तो बोल क्या रहा है? प्रोसेस इज़ इन रेडी स्टेट। प्रोसेस क्या है? एक रेडी स्टेट में है। प्रोसेस कब होता है रेडी स्टेट में? ऑप्शन ए, व्हेन प्रोसेस शेड्यूल्ड, जब प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए, टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, जो कि प्रोसेस रन करे आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ओके। हाँ, हम क्यों करते हैं? जो प्रोसेस यहाँ पे कोई मान लीजिए P1, P2, P3 है, प्रोसेस ये रन कर रहा है, कुछ समय यहाँ रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमें रन कराना है इसको भी। ठीक है। और अगर प्रोसेस चलते चलते यहाँ पे रुक जाए तो कहाँ चला जाएगा? ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। व्हेन प्रोसेस इज़ अनेबल टू रन अंटिल द सम टास्क हैज़ बिन कंप्लीटेड। ऑप्शन बी वाला जो है, जब ब्लॉक केस होगा तब ऑप्शन बी होता है। यहाँ पे रेडी स्टेट है तो वो कहाँ रहेगा? आपका ऑप्शन ए, व्हेन प्रोसेस इज़ शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोसेस इज़ इन CPU। अगर ऐसा कुछ होता, ऑप्शन सी। जब प्रोसेसर की बात आती तो ऑप्शन सी होता है। ठीक है। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, इसका मतलब है कि वो रेडी स्टेट में होगा। ठीक है। रेडी स्टेट की बात हो रही है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, व्हेन प्रोसेस शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ठीक है। आपका ऑप्शन ये सही है। 95 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 0 + एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन, ये आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है। आपको बोला गया है कि अब इससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी। ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
करना क्या है, चलिए सबको कॉन्कैटिनेट कर लीजिए। 0 1 के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, 0 1 0 1 आएगा। फिर 0 के साथ एप्सिलॉन होगा तो क्या आएगा, 0 होगा। एप्सिलॉन विथ 1 होगा, क्या आएगा, 1 होगा। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन होगा तो क्या आएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, क्या आ गया आपका 0 1 0 1 एप्सिलॉन। क्या है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। ठीक है, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, द एवरेज सर्च टाइम ऑफ हैशिंग विथ लीनियर प्रोब विल बी लेस इफ द लोड फैक्टर। अच्छा, आपका क्वेश्चन है हैशिंग से। हैशिंग एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्डर 1 टाइम में इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और रिट्रीवल करता है। ठीक है, ये ऑर्डर 1 टाइम में ही क्या करता है, इंसर्शन भी कर लेता है और क्या करता है, रिट्रीवल भी कर लेता है डेटा का। ठीक है, जिसमें कि एक की होती है और की के साथ वैल्यूज़ होती है। ठीक है, जिसमें कि की होती है और की के साथ वैल्यूज़ होती है। ये टोटली डिपेंड, यहाँ पे लीनियर प्रोबलिंग की बात हो रही है जो कि टोटली डिपेंड होता है किस पे, लोड फैक्टर पे। लोड फैक्टर क्या होता है, सपोज़ करिए कि आपके पास क्या है, एक एरे है। आपके पास एरे है 1 2 3 4 5 6। उसमें कुछ डेटा है, सपोज 6 65 67 51 41 90 और 97। ठीक है, आपके पास कोई डेटा है, आपके पास एक डेटा है, आप उसे क्या करना चाहते हैं, आप उसमें इस की के साथ अटैच करना चाहते हैं हैशिंग में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक और डेटा ले लेते हैं 99। ठीक है, साइज़ कितना है, ये जो साइज़ है एरे का इसी को कहते हैं हम लोग बकेट साइज़। हाँ, यहाँ पे सुन लीजिए थोड़ा सा ये भी, लोड फैक्टर टोटली डिपेंड करता है किस पे, लोड फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ एंट्रीज एट अ टाइम और साइज़ ऑफ बकेट या साइज़ ऑफ एरे। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा देखिए, और होना क्या चाहिए, होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम इसे भरते हैं, सपोज़ करिए इसका टोटल साइज़ कितना है m। करना क्या होता है कि जो भी डेटा है ये x मॉड साइज़ ऑफ एरे से क्या करूँगा, मैं मॉड निकालूंगा। ठीक है, साइज़ ऑफ एरे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यूज़ भरूँगा। इंडेक्स जो भी वैल्यू आएगा इसके कुछ इंडेक्स में आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो एक इंडेक्स नंबर होगा और उसी अकॉर्डिंग मैं ये 65 67 51 इसमें डेटा को भरूँगा। ठीक है, देखिए 665 लिख लूँ, मॉड साइज़ ऑफ एरे कितना है, साइज़ ऑफ एरे है 7। ठीक है, 0 2 6 7, इसका मॉड निकालूंगा, क्या आएगा, मॉड में रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो 2 इंडेक्स पे मैं क्या लिखूँगा, 65। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 67, मॉड 7 क्या आएगा 4, इंडेक्स 4 पे लिखूँगा 67। 51 मॉड 2। अभी देखो, अभी आप देखिए, अभी जब एक एंट्री थी तो लोड फैक्टर कितना था 1/7। ठीक है, लोड फैक्टर कितना था 1/7। जब 2 हुआ तो लोड फैक्टर कितना हुआ, लोड फैक्टर हो गया 2/7 2 एंट्रीज़ पे। अभी 51/mod 2 हुआ, 51/mod 2 हुआ तो कितना हुआ, 51/mod 2 हुआ तो आपका आएगा 2, लेकिन 2 के इंडेक्स पे तो पहले ही से है। अब यहाँ पे लीनियरली प्रोब करेगा, क्या करेगा, अब ये नीचे आएगा, नीचे देखेगा कोई फ्री स्पेस है तो वहाँ पे इंसर्ट कर देगा डेटा, तो यहाँ पे डेटा हो जाएगा 51। अब क्या आएगा 41, मॉड 7 यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 35 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 41। ठीक है, अभी देखिए 4 एंट्रीज़ हो गई, अगर 4/7 करूँ, 4/7 करूँ तो क्या होगा, 4/7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 4/7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ लिखूँगा 0 35 5 5 0 9। देख रहे हैं लोड फैक्टर कितना हो गया, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 0.59। आगे चलिए, जब 4 एंट्रीज़ भर गई हैं, फिर और भरता हूँ 90 mod 7, ये कितना आएगा 90 mod 7 करूँगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 84 6, इंडेक्स 6 आना चाहिए, रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 आएगा नहीं तो फिर ये क्या करेगा
साइकिल 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 की तरह चला जाएगा ऊपर, 6 से पहुंच जाएगा 0, ठीक है। ओके, अब क्या लिख देगा वहाँ पे 90, 0 इंडेक्स पे 90 हो जाएगा। फिर 7 से करूँगा तो क्या होगा, जब 7 से करूँगा इसको तो क्या होगा बताइए, 91 आएगा 6, 97 को मॉड 7 से करूँगा तो 91 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं रखेंगे, 0 पे भी है, 0 पे भी नहीं रखेंगे। अब कहाँ बच गया लाइन, बच गया 1, 97 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब बच गया 99 मॉड 98 आएगा यहाँ पे, और मॉड कितना, रिमाइंडर कितना आएगा 1। देखो 1 पे भी, 1 पे तो है नहीं, सेकंड पे भी नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, तो 5 पे भर देंगे तो क्या आएगा 99। देखिए जैसे जैसे एंट्री भरते चले जा रहे थे हम लोग, तो लोड फैक्टर क्या हो रहा था, अप्रोच कर रहा था 1 पे, लोड फैक्टर अप्रोच करते चला जाएगा 1 पे, और एक टाइम आएगा जब सारी एंट्रीज भर जाएगी 1/7/7 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ तक पहुँचूंगा तो कितना कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोलिजन आएगा, यहाँ पे कोलिजन आएगा, यहाँ पे कोलिजन आ रहे थे, यहाँ पे कोलिजन आ रहे थे, यहाँ पे कोलिजन आ रहे थे। तो इस कोलिजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जो लोड फैक्टर है 75 तक पहुँचेगा, 0.75, हम क्या करेंगे, बकेट की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। बकेट की साइज़ क्या करेंगे, यानी कि एरे की साइज़ क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। बकेट की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, कोलिजन कम होंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है हैश टेबल की बनी रहेगी। तो हमें करना क्या होगा कि वैल्यू जो है हैश टेबल की, लोड फैक्टर की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 1 से कम रहनी चाहिए, क्योंकि 7 काट देंगे 1 आ जाएगा ना लोड फैक्टर, ठीक है। कभी भी 1 या 1 के पास नहीं पहुंचना चाहिए। अगर 1 के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारी हैश टेबल की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही 0.75, बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है कि 0.75 से जैसा ही पहुंचता है, अप्रोच करता है, हैश टेबल की जो बकेट साइज़ है उसे क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है बढ़ जाती है। कैसे, जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे नहीं, वहाँ पे कोलिजन होंगे नहीं, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, डायरेक्ट इंसर्ट करेगा, डायरेक्ट फेच करेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बकेट की साइज़ हमेशा बढ़ाते हैं, और लोड फैक्टर जो होता है हमेशा 1 से बहुत कम रखना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, इज़ फार लेस देन 1, इज़ फार लेस देन 1, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान किया था, क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान किया है। 97 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड प्रोसेस विल बी प्रिंटेड व्हेन द एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए एक प्रोग्राम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि प्रोसेस कितनी बार प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, मेन के अंदर आपको दिया गया है क्या, प्रिंट एफ प्रोसेस, ठीक है, प्रिंट एफ प्रोसेस, एफ फ्लश, फिर क्या है, फॉर्क, ठीक है, आपको फॉर्क दे दिया गया है और ये कर दिया गया है क्लोज। ये क्या है आपका, ये आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब कंपाइलर यहाँ पे पहुँचता है, देखेगा मेन, ओके, अंदर आया, प्रिंट एफ प्रोसेस, फर्स्ट टाइम इस क्या करेगा, प्रिंट एफ प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही देखेगा फ्लश एफ फ्लश देखेगा, एफ फ्लश क्या करेगा कि उसको कंपाइलर को ये बता देगा कि ओके क्या करना है इसको, कि जो भी चीज़ है, जो भी प्रिंट किया गया है या अभी प्रिंट हुआ है, उसे क्या करना है, स्क्रीन पे शो करना है, ठीक है। जो बफर में है, बफर में से निकाल के स्क्रीन पे शो कर दो। बफर एक तरीके का टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है, जो भी बफर में है शो कर दो। क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है, इंटरप्रेटर तो है नहीं ना, इंटरप्रेटर की तरफ वर्क तो करता नहीं है, सी कंपाइलर की तरफ वर्क करता है। पूरा देखेगा पहले, जब पूरी तरीके से देख लेगा, चेक कर लेगा कि हाँ इसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री प्रोग्राम है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो करेगा क्या, प्रिंट एफ प्रोसेस एक जगह बफर में उसे कर रखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फ्लश का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी चीज़ है यहाँ पे, उसे क्या कर दो, डायरेक्ट स्क्रीन या कंसोल पे प्रिंट कर दो और बफर में से डिलीट कर दो। ये मान लीजिए आपका बफर है, ठीक है। अभी बफर में क्या है, प्रोसेस, बट
बट तुरंत ये नहीं होगा, ठीक है, तुरंत ये चीज़ नहीं होगी। ये तुरंत चीज़ कब होगी, जब प्रोग्राम आपका मेन प्रोसेस जब आपका रिटर्न शो कर देगा, ठीक है, तब ये चीज़ होगी। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। अभी बफर में आपकी क्या है, प्रोसेस है, याद रखिएगा प्रोसेस है। फोर्क क्या करेगा, एक सेम प्रोग्राम यहाँ पे इसका क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा या क्लोन बना लेगा, ठीक है। सेम प्रोग्राम क्या करेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी मेन लिखा है, pf लिखा है, ठीक है। प्रोसेस मतलब यहाँ पे भी प्रोसेस है, याद रखिएगा, जगह नहीं, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ। प्रोसेस फ्लश, ठीक है, फ्लश फोर्क, ठीक है। ये फोर्क क्या किया, स्टार्ट हुआ। ये फोर्क क्या करेगा, यहाँ पे एक क्लोन बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो भी चीज़ होगी यहाँ से अब ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ तक पहुँच गया है और इस प्रोग्राम में यहाँ तक चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। फिर क्या होगा, अब ये वाला प्रोग्राम अब यहाँ पे आया, अभी तक तो यहीं पे है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये एक और फ्लश करा, ये और फ्लश किया तो एक और चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा, ठीक है, एक और चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा, ठीक, एक और चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा, ठीक है। चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा तो ये इसको रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। जब इसको रेप्लिकेट करेगा तो फिर यहाँ पे भी MPF FF, हाँ, फोर्क 2, ठीक है। अब यहाँ तक बना लिया, अब ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी यहाँ चल दिया था, ये चल दिया। अब ये वाला क्या किया, ये वाला जो फोर्क है इसको रेप्लिकेट किया। ये वाला जो फोर्क है इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो फोर्क है, जो सेकंड वाला, ये क्या करेगा, एक और बनाएगा, ठीक है, एक और बनाएगा। फिर एक पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। फ्लैश, ठीक है, रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। और ये भी मतलब ये पूरी तरीके से चल गया, पूरी तरीके से ये भी चल गया, ये भी चल गया, ठीक है। अच्छा, रेप्लिकेट हो गया पूरी तरीके से। अब क्या होगा कि ये प्रोग्राम चलने के बाद पूरी तरीके से इसको रेप्लिकेट करने के बाद क्या होगा, जितना रेप्लिकेट हुआ है, जैसे कि ये प्रोग्राम रेप्लिकेट हुआ तो इसके साथ इसका बफर भी रेप्लिकेट हुआ, यानी कि ये वैल्यू भी इसके अंदर है, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम में भी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम रेप्लिकेट हुआ है ना। तो रेप्लिकेट का क्या मतलब, जितने वेरिएबल्स हैं, मेन फंक्शन है, फ्लश फंक्शन है, फोर्क, ये सब के सब रेप्लिकेट तो हुए हैं, साथ ही साथ इनका बफर भी रेप्लिकेट हुआ है, ठीक है। तो सबसे डेप्थ में ये है, ठीक है। ये इसका ये चाइल्ड है किसका, इसका। तो सबसे पहले इसका प्रिंट होगा बफर, क्या बफर में, प्रोसेस, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड चाइल्ड है, लेफ्ट हैंड चाइल्ड प्रिंट करेगा क्या, प्रोसेस, ठीक है। ये अभी रुकेगा, अभी राइट वाला चाइल्ड प्रिंट करेगा प्रोसेस। फिर ऊपर जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में प्रोसेस करेगा, क्या होगा, ये वाला प्रोसेस, यानी कि 4 टाइम्स प्रोसेस करेगा। प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 टाइम मोर प्रोसेस, ठीक है। ये सीक्वेंस में, ऐसे सीक्वेंस में नहीं होगा, 1 बाय 1 होगा, ठीक है। 1 बाय 1 होगा। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक छोटा सा है। ट्रिक क्या है कि फोर्क जब भी क्रिएट होगा वो अपना पूरा प्रोग्राम रेप्लिकेट करेगा, ओके। प्रोग्राम के साथ साथ जो बफर में मेमोरी में अभी है उसको भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे एक रिटर्न है, रिटर्न भी लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न, जब प्रोग्राम रिटर्न करेगा तो क्या होगा, फ्लैश कर देगा मतलब मेमोरी से निकाल देगा, बफर से निकल जाएगा जो भी चीज़ है। प्रिंटर था, प्रोसेस प्रिंट कर दिया, बफर से निकल गया। इसमें भी प्रोसेस फ्लश था तो प्रोसेस से निकल गया। यहाँ पे भी फ्लश था तो प्रोसेस से, मतलब पूरा का पूरा बफर से प्रोसेस निकल गया। यहाँ पे भी फ्लश था तो पूरा प्रोसेस जो है बफर से निकल गया। तो कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 4 टाइम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, हाँ, इफ़ अ प्लानर ग्राफ
having 25 vertices divide the plane into 17 different regions, then how many edges are used to connect the vertices in this graph? आपको दिए गए हैं एक प्लेनर ग्राफ जिसमें कितने 25 वर्टिसेस हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं एक प्लेन को 17 डिफरेंट रीजन्स में. देन हाउ मेनी एजेस, कितने एजेस लगेंगे यूज टू कनेक्ट दिस वर्टिसेस इन दिस ग्राफ. ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने एजेस लगेंगे इनको कनेक्ट करने में. ठीक है, तो सिंपली आपको करना, एक फॉर्मूला होता है फेस इक्वल्स टू एज माइनस वर्टिसेस प्लस 2. ठीक है, प्लस 2. इसमें करेंगे क्या, आपको एजेस तो दिए गए हैं, एजेस निकालने हैं. वर्टिसेस दिए हैं 25 प्लस 2 और रीजन्स दिए गए हैं आपको 17 रीजन्स. अब कैलकुलेट कर लीजिए, 25 इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -15, 15 प्लस 40, यानी कि एज इक्वल टू 40. ठीक है, कितने एजेस लगेंगे 40. आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी. ठीक है, ऑप्शन होगा सी. आपका क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, क्वेश्चन नंबर 99, मर्ज सॉर्ट यूजेस. मर्ज सॉर्ट किसको यूज़ करता है, मर्ज सॉर्ट जो होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, मर्ज सॉर्ट जो है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को करता है. डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सॉर्टिंग, ये डेटा है आपका. ठीक है, इसको मर्ज सॉर्ट में क्या करेंगे, इसको पहले 20 से डिवाइड कर लेंगे. हाँ, जो भी आएगा इसको सॉर्ट कर लेंगे. ठीक है, ये अनसॉर्टेड एरे है, इस M1 को सॉर्ट कर लेंगे, इस M2 को सॉर्ट कर लेंगे. ये M था. ठीक है, M नाम का कोई एरे था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको सॉर्ट कर लिया, इसको सॉर्ट कर लिया. ठीक है, फिर इसका भी हाफ करेंगे, इसको भी हाफ करेंगे. ठीक है, इसका हाफ करेंगे, क्या हो जाएगा M1 M2, इसको भी डिवाइड कर लीजिए, इसको कर लेंगे M3 M4 में. ठीक है, ये 4 हमने डिवाइड कर लिया. फिर इन दोनों में 2 नंबर होंगे मान लीजिए. ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर हो, यहाँ होगा, इनको भी सॉर्ट कर लिया, इनको भी सॉर्ट कर लिया, यहाँ पे भी होगा, इनको भी सॉर्ट कर लिया, इनको भी सॉर्ट कर लिया. फिर क्या होगा, 1 2 3 4 बना लिया अलग अलग. ठीक है, इनका इन्हीं के साथ फिर सॉर्टिंग होगा, वही आएगा, यही होगा, ये इसका भी यही होगा, यही होगा. सबको सब लोग क्या हो जाएंगे, जब यहाँ पे भी सॉर्ट हो गया, 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 फिर अकेला अकेला सॉर्ट हो गया. अब क्या होगा, हम इन सबको क्या करेंगे, अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे सॉर्ट हो गए हैं, अब सबको क्या करेंगे, हम एक जगह पे मर्ज कर देंगे. ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया चीज़ों को डिवाइड किया, फिर क्या किया, लास्ट में मर्ज करके यानी कि कॉन्कर कर लिया. ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर करके क्या कर लिया, मर्ज कर लिया एक दूसरे को. तो हम किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया. ठीक है, बैक ट्रैकिंग नहीं होगा, बैक ट्रैकिंग एन क्वीन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग. ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी नहीं होगा, और ग्रिडी अप्रोच भी नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन DFA एंड NFA ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशनल पावर. आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन क्या है DFA और NFA का पावर्स के बीच में. ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या DFA बड़ा होता है, मतलब पावर में ज़्यादा होता है NFA से. ऑप्शन ए, नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम कोई DFA है, मान लीजिए कोई DFA बनाया गया है. ठीक है, किसी भी तरीका बुरा पे ध्यान मत दीजिएगा, कोई DFA है. ठीक है, और कोई NFA है. ठीक है, कोई NFA है. तो इसमें क्या है कि अगर DFA दिया गया है किसी लैंग्वेज के लिए, कोई DFA बनाया गया है तो उसका एक NFA हम लोग बना सकते हैं, और कोई अगर NFA दिया गया है तो उसका हम लोग DFA भी बना सकते हैं. अगर किसी लैंग्वेज का NFA दिया गया है तो उसका DFA भी बन सकता है, और किसी लैंग्वेज का अगर DFA दिया गया है तो वो NFA भी कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है पावर्स में, दोनों इक्विवेलेंट है पावर्स में. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी. ठीक है, ईजी क्वेश्चन था ये. ठीक है, ईजी क्वेश्चन था. चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.